नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज होम मिनिस्टर अमित शाह ने ममता बनर्जी पर जबरदस्त अटैक किए। अमित शाह ने पार्लियामेंट में कहा, बांग्लादेश से हो रही घुसपैठ के लिए ममता बनर्जी और उनकी पार्टी और उनकी सरकार जिम्मेदार है। अमित शाह ने कहा, बांग्लादेशी घुसपैठिए बंगाल में घुसते हैं, तृणमूल कांग्रेस के नेता उनका आधार कार्ड बनवाते हैं, वोटर कार्ड बनवाते हैं, यही आधार और वोटर कार्ड लेकर बांग्लादेशी घुसपैठिए दिल्ली, मुंबई जैसे देश के बड़े शहरों तक पहुंच जाते हैं। अमित शाह ने कहा कि बांग्लादेश बॉर्डर के 75% हिस्से पर फेंसिंग का काम पूरा हो चुका है। जो 25% बचा है उसके लिए भी पश्चिम बंगाल की सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि बॉर्डर फेंसिंग के लिए ममता बनर्जी की सरकार जमीन नहीं दे रही। अमित शाह ने अचानक ममता बनर्जी पर इतना तीखा हमला क्यों किया? इतने गंभीर इल्जामात क्यों लगाए? तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने अमित शाह को क्या जवाब दिया? बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एक्शन के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार का क्या प्लान है? दूसरे देशों से जो विदेशी गैर कानूनी तरीके से भारत आते हैं, उनके लिए नियमों में क्या बदलाव किए गए हैं? इन सारे सवालों पर चर्चा करेंगे आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको यह सुनवा देता हूं कि पार्लियामेंट में अमित शाह ने क्या कहा। असल में आज लोकसभा में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल पर चर्चा हो रही थी। यह बिल 25 साल पुराने इमिग्रेशन एक्ट और आजादी के पहले फॉरेनर्स और पासपोर्ट को लेकर जो कानून बनाए गए थे, उन 3 पुराने कानूनों की जगह लेगा। इस बिल में गैर कानूनी तौर पर भारत में घुसने और वीजा एक्सपायर होने के बाद भी भारत में रुके रहने वाले विदेशियों पर एक्शन के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं। सजा और जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है। बिना पासपोर्ट और वीजा के अगर कोई भारत में घुसता है तो उसे गिरफ्तार करने का अधिकार अब तक कांस्टेबल लेवल के पुलिस वाले को भी होगा। अब तक गिरफ्तारी सिर्फ इंस्पेक्टर लेवल का अफसर ही कर सकता था। चर्चा के दौरान बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा भी उठा। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि बॉर्डर पर तो बीएसएफ तैनात होती है, फिर बांग्लादेश से घुसपैठ कैसे हो रही है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बांग्लादेशी घुसपैठिए देश के तमाम हिस्सों तक कैसे पहुंच जाते हैं? इस पर अमित शाह ने तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को आज करारा जवाब दिया। अमित शाह ने पूरे फिगर सामने रख दिए। कहा कि बांग्लादेश से लगने वाली सीमा में जहां फेंसिंग नहीं हुई है, उसकी वजह ममता बनर्जी और उनकी सरकार है। अमित शाह ने कहा, फेंसिंग के लिए ममता बनर्जी की सरकार बार बार रिमाइंडर के बावजूद जमीन नहीं दे रही है। कई जगहों पर फेंसिंग का काम शुरू होता है तो ममता बनर्जी की पार्टी के कार्यकर्ता हंगामा करने पहुंच जाते हैं। कई बार अलग अलग भाषणों में, अलग अलग जलसों में ये विषय उठा जाता है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए बीएसएफ क्या कर रही है, सेना क्या कर रही है। मैं आज वास्तविकता इस देश को बताना चाहता हूं और मैं आशा करता हूं कि तृणमूल कांग्रेस के सारे लोग सदन को छोड़कर नहीं जाएंगे, ध्यान से सुनेंगे। मान्यवर, हमारी बांग्लादेश के सटी हुई सीमा, अब सुनिए भाई, हमारी बांग्लादेश से सटी हुई सीमा 2216 किलोमीटर है। उसमें से 1653 किलोमीटर बाढ़ बन चुका है, बाढ़ के पास वाला रोड भी बन चुका है और चौकियां भी बन चुकी है। शेष फेंसिंग की लंबाई है 563 किलोमीटर। 563 किलोमीटर सीमा आज भी खुली है और शेष फेंसिंग जो 563 किलोमीटर है, उसमें 112 किलोमीटर फेंसिंग ऐसी है, बॉर्डर ऐसी है जिसमें बॉर्डर फेंसिंग व्यवहारू नहीं है। नाले हैं, नदियां हैं, ऊंची नीची पहाड़ियां हैं, जहां 112 किलोमीटर में फेंसिंग हो ही नहीं सकता और 450 किलोमीटर जहां फेंसिंग होता है वहां बाकी है। अब मैं वो बताना चाहता हूं कि क्यों बाकी है। ये 450 किलोमीटर के लिए मान्यवर, मैंने डीओ लेटर लिखकर 10 रिमाइंडर करे हैं। बंगाल सरकार भूमि नहीं देती। मान्यवर, 450 किलोमीटर के लिए गृह सचिव बंगाल के मुख्य सचिव के साथ 7 मीटिंग करे, ये भूमि नहीं देते हैं। मान्यवर, जहां फेंसिंग लगाने जाते हैं, सत्ताधारी पार्टी का कैडर आकर हुड़दंग करता है।
धार्मिक नारे लगाता। और मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि ये 450 किलोमीटर फेंसिंग रुकी है तो केवल और केवल बंगाल सरकार की दया की दृष्टि घुसपैठियों के पर जो है इसके कारण। और मान्यवर, इससे आगे ये 450 किलोमीटर शायद ये भाषण सुनकर ममता जी भूमि दे भी दे तो हम खत्म कर देंगे। क्योंकि तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता कई बार पूछते रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिए दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों तक कैसे पहुंच जाते हैं, क्या ये होम मिनिस्ट्री की नाकामी नहीं है? इसका जवाब भी अमित शाह ने दिया। होम मिनिस्टर ने बताया कि घुसपैठ कहां से होती है, घुसपैठियों का आधार कार्ड और वोटर कार्ड कहां बनते हैं, कौन बनवाता है। अमित शाह ने बताया कि 2026 में बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी और घुसपैठ का यह रूट हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये सवाल हमें करते हैं, अभी भी किया कि रोहिंग्या दिल्ली तक आ गए, आपके नाक के नीचे आया। मान्यवर, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हो या रोहिंग्याज हो जो घुस कर आते हैं, पहले असम से भी आते थे जब कांग्रेस की सरकार, अब बंगाल से आते हैं टीएमसी की सरकार, घुस कर आते हैं। इनको आधार कार्ड दादा कौन देता है? नागरिक कहां के बने हैं? कहां के बने हैं? जितने बांग्लादेशी पकड़े गए 24 परगना जिले का आधार कार्ड और नागरिकता है मान्यवर। और ये जो आप आधार कार्ड इश्यू करते हो, वो आधार कार्ड लेकर, वो वोटर कार्ड लेकर ये दिल्ली तक आते हैं। आप उनको आधार कार्ड इश्यू न करो, आदमी क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। और दादा, ये सब चीजें भी लंबे समय चलनी नहीं है। 26 में चुनाव है, बंगाल में कमल खिलेगा और पूरा बंद होगा। मैं आज कहना चाहता हूं, दिल्ली के चुनाव से मैं मौन रहा कि देश का सुरक्षा का प्रश्न है, तू मैं नहीं करना चाहिएगा। आज मौका भी है, दस्तूर भी है। इन्होंने सवाल उठाया, मैं बिल भी ये लेकर आया हूं, इसलिए मैंने देश की जनता को सत्य बताया है। ये 450 किलोमीटर जो आपकी कृपा से खुली रही है, वहीं से घुसपैठ है, वहीं नागरिक बनते हैं, वहीं आधार कार्ड बनाया जाता है और देश भर में फैल जाते हैं। इमिग्रेशन बिल पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने राहुल गांधी और एमके स्टालिन पर भी हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी सरकारी डेटा नहीं देखते, वो संविधान की कोरी कॉपी लेकर घूमते हैं और एनजीओ के डेटा के आधार पर बोलते हैं। डीएमके सांसद कानिमोरी ने इस बिल पर चर्चा के दौरान श्रीलंका से आए तमिल शरणार्थियों का मुद्दा भी उठाया था, तो अमित शाह ने डीएमके को भी तीखा जवाब दिया। कहा कि मोदी सरकार तमिल शरणार्थियों को लेकर आज भी उसी पॉलिसी पर चल रही है जो पिछली सरकार की थी। होम मिनिस्टर ने कहा कि डीएमके तो 10 साल तक कांग्रेस के साथ पावर में थी, लेकिन उसने तब तमिल शरणार्थियों की चिंता कर ली होती तो आज ये सवाल ना उठता। अब मुझे ये समझ में नहीं आता, इंडी अलायंस के नेता जब से राहुल गांधी बने हैं, सरकार के अधिकृत डेटा की जगह वो एनजीओ का ही डेटा खंगालते हैं। कई बार तो भाषण भी एनजीओ का दिया हुआ करते थे मान्यवर, और कई बार छापा बगैर का संविधान भी लहरा देते हैं। मुझे मालूम नहीं है क्या हुआ है इस देश को। कनिमोजी जी ने कहा कि इतने सारे तमिल शरणार्थी आए हैं, इसके लिए भारत सरकार की नीति क्या है? बहुत अच्छा मुद्दा मान्यवर। मेरा भी वो शरणार्थियों के लिए दिल इतना भी दुखता है जितना कनिमोजी का दुख। मगर उन्होंने कहा आपकी नीति क्या है? मैं नीति बताता हूं। 1986 से जो भारत सरकार का नीति है, और जब आप 10 साल यूपीए सरकार में थे तब जो आपका नीति था वही हमारा नीति है। ये तो 74 से आए, अब 10 साल था, दयानिधि जी भी मंत्री थे, बालू जी भी मंत्री थे, कुछ नहीं किया। और हमें सवाल कर रहे हैं कि आपने क्या किया? भला आपने कर दिया होता तो हमारे लिए तो बारी ही नहीं आती। मान्यवर, तमिल शरणार्थियों की नीति में हमने फुल स्टॉप कॉमा का
बदलाव नहीं किया है। जिस सरकार में डीएमके हिस्सेदार थी वही नीति को हमने जस का तस अपनाने का काम किया है। बात सिर्फ तमिल शरणार्थियों और बांग्लादेशी घुसपैठियों की नहीं है। इलीगल इमिग्रेशन अब एक ग्लोबल इशू बन गया है। पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे इलेक्शन में इशू बनाया था और वो सख्ती से गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में रहने वालों को बाहर निकाल रहे हैं। भारत में इलीगल इमिग्रेंट्स के कानून आजादी से पहले बने थे, संविधान बनने से पहले बने थे और अब तक चले आ रहे थे। आज अमित शाह ने 1920, 1939 और 1946 में बने उस वक्त के कानूनों को बदला है और वक्त की जरूरत के हिसाब से बदला है। अब भारत में गैर कानूनी तरीके से घुसना और यहां आकर बसना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन लगे हाथ अमित शाह ने ममता बनर्जी और एमके स्टालिन से स्कोर भी सेटल कर लिया। लोगों को यह बता दिया कि बांग्लादेश से जो लोग गैर कानूनी तरीके से आए उनके वोटर कार्ड और आधार कार्ड कैसे बने और ये घुसपैठिए दिल्ली और मुंबई तक कैसे पहुंचते हैं। अब नया कानून बनने के बाद बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत से निकालने का काम आसान हो जाएगा और ये ममता बनर्जी को शायद बिल्कुल पसंद ना आए। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में नोटों से भरी बोरियों के केस में आज कई बड़े डेवलपमेंट हुए। पहली बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर किया गया है, लेकिन उन्हें वहां कोई काम नहीं दिया जाएगा। उन्हें फिलहाल न्यायिक कार्य से अलग रखा जाएगा। दूसरी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित इंक्वायरी कमेटी ने आज दिल्ली फायर सर्विस के चीफ का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। चीफ फायर ऑफिसर अपना बयान दर्ज कराने हरियाणा के स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी के 3 मेंबर्स ठहरे हुए हैं। इसके साथ साथ आज दिल्ली पुलिस के उन 8 कर्मचारियों के फोन जब्त कर लिए गए जो 14 मार्च की रात को आग लगने के बाद जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले पर पहुंचे थे। इन्हीं पुलिस वालों में से एक ने उस रात स्टोर रूम में नोटों से भरी जलती हुई बोरियों का वीडियो बनाया था। आज तुगलक रोड थाने के एसएचओ का मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया गया। जस्टिस वर्मा का बंगला तुगलक रोड थाने के इलाके में आता है। दिल्ली पुलिस ने यह कार्रवाई भी इस मामले की जांच कर रही इंक्वायरी कमेटी के आदेश पर की है। अब जांच तेजी से हो रही है, इसलिए जस्टिस वर्मा भी अपने लीगल ऑप्शन तलाश रहे हैं। आज जस्टिस वर्मा का पक्ष रखने के लिए उनके वकील भी इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश हुए। जस्टिस यशवंत वर्मा ने इस मामले में अपना पक्ष रखने के लिए वकीलों की एक बड़ी टीम हायर की है। इस टीम ने जस्टिस शील नागू, जस्टिस जीएस संघवालिया और जस्टिस अनु शिवरामन की कमेटी के सामने जस्टिस वर्मा का पक्ष रखा। इसके अलावा आज इस मामले में एक और बड़ा डेवलपमेंट यह हुआ कि देश के 6 हाईकोर्ट्स के बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के बाकी मेंबर से मिले और जस्टिस वर्मा के केस में ठोस और कड़ी कार्रवाई की मांग की। इलाहाबाद और अवध इन दोनों बार एसोसिएशन के अलावा गुजरात, केरल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एक साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने सभी को मिलने का वक्त दिया और मुलाकात के दौरान सीजीआई के साथ कॉलेजियम के मेंबर्स ने जस्टिस यशवंत वर्मा के केस में वकीलों की बात सुनी। वकीलों ने चीफ जस्टिस से कहा कि जस्टिस वर्मा के घर पर कैश मिलना एक गंभीर घटना है, इससे जुडिशरी पर गहरा दाग लगा है, इसलिए अब चीफ जस्टिस को ऐसा एक्शन लेना चाहिए जिससे आम लोगों में जुडिशरी के प्रति भरोसा कायम हो। बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स ने डिमांड की कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके तुरंत क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू किया जाए और जजेस की अकाउंटेबिलिटी तय करने के नियम और सख्त बनाए जाएं। हम 6 लोगों ने मुलाकात की है और अपने सारे पॉइंट्स हम लोगों ने सीजीआई एंड 4 अदर सीनियर जजेस के सामने रखा, सारे पॉइंट्स। उसके बाद जो जिस तरह से हमने पॉइंट्स रखे और जिस तरह से उन्होंने सुना है, उन्होंने हमें अश्योर किया है कि वो कंसीडर करेंगे एंड ही विल टेक इट डिसीजन। मीटिंग में ट्रांसफर के बारे में बात हुई है, बिल्कुल बात हुई है। उन्होंने उसके कई कारण बताए हैं, रीजन जो हमें डिस्क्लोज किए हैं, हम उस रीजन को जनरल हाउस में रखेंगे एंड वी विल टेक ए डिसीजन। इंक्वायरी से हम सेटिस्फाइड नहीं। तो सर
इंक्वायरी, किस तरह की इंक्वायरी हो? क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन. इंक्वायरी इज मेंट फॉर द पर्पस ऑफ रिमूवल. करप्ट फ्री इंडिया, करप्ट फ्री जुडिशरी, ये हमारा मूवमेंट है. ये मूवमेंट चलता रहेगा जब तक मैं जिंदा हूं. करप्शन मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता और मैं अपने सिर पे कफन बांध के निकला हूं. हाँ, बातचीत से मसले सॉल्व हो जाते हैं, लड़ने से सॉल्व नहीं होते. मैं भी इसका पक्षधर हूं. आज बातचीत अच्छे वातावरण में हुई है. मुझे विश्वास है अपने सीजीआई पे कि वो इसका फैसला करेंगे. चीफ जस्टिस और कॉलेजियम के साथ मीटिंग से पहले बार प्रेसिडेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कपिल सिब्बल से मुलाकात की. इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल से भी मिलने गए. वकीलों का कहना है कि इस घटना पर सिर्फ जांच से काम नहीं चलेगा, एक्शन होना चाहिए. जबलपुर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डी के जैन ने कहा, जज तो दूसरों को इंसाफ दिलाते हैं, इसलिए अगर कोई जज शक के दायरे में है तो उसे भी अपनी बेगुनाही साबित करनी चाहिए. उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पूरी बात को सुना है और ऐसा लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ निर्णय निकलेगा. उन्होंने कहा है कि इस पे जो भी एविडेंस आएगी बहुत तेजी से जांच चल रही है, उस पे एक्शन लिया जाएगा. बहुत कम, चूंकि बहुत शॉर्ट नोटिस पे ये हुआ है तो इसलिए 6 बल्कि बहुत ज्यादा लोग आना चाहते थे. इसमें तो पूरे हाईकोर्ट बार के प्रेसिडेंट आना चाहते थे, लेकिन हाँ, बहुत सारे अभी गूगल मीट में अभी 2 दिन पहले चर्चा हुई थी तो सभी बहुत नाराज हैं. ये कोई बहुत छोटी घटना नहीं है कि एक हाईकोर्ट जज के घर में इतनी बड़ी मात्रा में पैसे रुपया मिले और उस पर कोई कार्रवाई किसी आदमी को होती, जरा मैं पीडी सीबीआई और उसको लगा देते हो, बिठा देते हो, रिमांड पे ले देते हो, उसके बारे में कुछ हो ही नहीं रहा है. और आप ट्रांसफर कर दिया, फिर दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया. यानी इतनी बड़ी गंभीर घटना है, इससे पब्लिक में बहुत नाराजगी है. एक आदमी जरा सी रिश्वत में पकड़ा जाता है तो उसको उठा के आप जेल में डाल देते हो, महीनों जमानत नहीं होती है. और चीफ एक इतना बड़ा जज कौन होता है? एक जज जो दूसरे को पापी घोषित करता है उसको खुद को निष्पाप होना चाहिए. दूसरे को दंड देने वाले आदमी को भी दंड मिलना चाहिए. अगर मान लो जुडिशरी अपने जज को दंड नहीं दे सकती तो उनको दूसरे को दंड देने का क्या अधिकार है? ये बहुत बड़ी गंभीर घटना है. हालांकि कॉलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा का ट्रांसफर रोकने को लेकर कोई ठोस भरोसा वकीलों को नहीं दिया. कॉलेजियम के मेंबर्स ने वकीलों से कहा कि जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर तो कर दिया गया है, लेकिन उनको कोई जुडिशियल वर्क अलॉट नहीं किया गया है. कर्नाटक हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विवेक सुब्बा रेड्डी ने कहा कि अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील कॉलेजियम के इस लॉजिक से संतुष्ट नहीं होते तो देश भर के वकील उनके सपोर्ट में उतरेंगे. The Collegium has told us that the transfer is there, but there is no judicial work assigned to him in Allahabad. So this is a important development. If there is no judicial work assigned to him, then I think that that is an issue to be considered. Secondly, we brought to the notice of the Collegium that the larger issue of corruption needs to be addressed. And some safeguards have to be brought in, some standards have to be brought in to ensure that it is regulated. The Collegium has said that they will put their mind, they will consider this also. But 18 bar associations in India have gotten together on this issue. 6 of us have come here and we will take this movement forward. This is the first time in India that all of us have come together. We have decided that if nothing turns out, then all of us will go to Allahabad and address this issue. जस्टिस यशवंत वर्मा का मुद्दा आज पार्लियामेंट में भी उठा. विरोधी दलों के नेताओं ने सरकार से जस्टिस वर्मा के केस की सारी जानकारी सदन में रखने की मांग की. लोकसभा में 0 आवर के दौरान तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी और कांग्रेस के मनीष तिवारी ने यह इशू उठाया. कुणाल घोष ने कहा कि जस्टिस वर्मा के घर में जो कैश मिला है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जांच करवा रहा है, लेकिन इससे बात नहीं बनेगी क्योंकि मुद्दा सिर्फ जस्टिस वर्मा का नहीं है, मसला जुडिशरी में करप्शन का है, इसलिए इस पर गंभीरता से विचार की जरूरत है. कल्याण बनर्जी ने कहा, एक आरोपी जज को दूसरे हाईकोर्ट में ट्रांसफर करना कोई सजा नहीं है, इससे जुडिशियल सिस्टम पर लोगों का भरोसा कम होगा. Unaccountable money has been recovered from one of the judge of the Delhi High Court. This is not only the last one instance. The factum of recovery money from the High Court judge is really eroding the confidence on judiciary. Sir, judges are also public servants like us. Why any investigation will not commence if a complaint of corruption is made against a judge, irrespective of the fact that the Chief Justice of India grants permission or not?
whether it will be comments, if a corruption is there, whether it will be comments only recovery of the money, these types of instance. Sir, why the Lokpal will not be allowed to carry on an investigation if a complaint is comes against a judge who is a public servant like us? Sir, now by transferring a judge, here a charge has been transferred from this judge, transferred from Delhi High Court to Allahabad High Court. This will not resolve the problem. Like these courts cannot be the dumping ground, my lord, sir, cannot be the dumping ground. All corrupted judges, all complaints are there. They are being transferred to Calcutta High Court or in the Allahabad High Court. It should not be made a dumping ground. इसके बाद कांग्रेस के मनीष तिवारी ने कहा कि संविधान में पार्लियामेंट सुप्रीम है, न्यायपालिका की अकाउंटेबिलिटी तय करने की जिम्मेदारी भी पार्लियामेंट की है और जस्टिस वर्मा के केस में संसद अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, ये ठीक नहीं है। मनीष तिवारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जस्टिस वर्मा के केस की जांच करवा रही है, उस पर किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन यह भी जरूरी है कि सरकार इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे और लॉ मिनिस्टर कम से कम पार्लियामेंट में पूरे मामले पर बयान दें। This house, Parliament, is charged with the responsibility of exercising superintendence over the judiciary. The Chief Justice of India has appointed an in-house inquiry. I think we should respect the process. We should wait for that report. But in the meanwhile, the law minister should come to this house and the law minister must relate the chronology of events as they have transpired. Nobody is saying that anyone is innocent or guilty. Nobody is trying to apportion guilt. Let the in-house inquiry process play itself out. But under articles of the Constitution and the Judges Inquiry Act, this Parliament has the responsibility of exercising that superintendence, and we are abdicating our responsibility. My demand is, let the law minister come before the House and make a vanilla statement as to what is the sequence of events, what actually transpired, what does the government know, why is the government not making a statement before this? सारी बातें सुनने के बाद लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के लिए जस्टिस वर्मा के केस को हैंडल करना तलवार की धार पर चलने जैसा है। एक तरफ उन्हें यह इंश्योर करना है कि लोगों का जुडिशरी पर भरोसा बना रहे, इसके लिए यह इंश्योर करना है कि केस की फ्री एंड फेयर जांच हो। दूसरी तरफ जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को कायम रखने का चैलेंज है, इसीलिए जांच किसी दूसरी एजेंसी को नहीं दी जा सकती। तीसरी बात पॉलिटिकल प्रेशर है। आपने सुना पार्लियामेंट में कहा गया कि जज के यहां कैश मिला, उसकी जांच लोकपाल को क्यों नहीं सौंपी जा सकती। कांग्रेस के लीडर ने कहा इस मामले में लॉ मिनिस्टर पार्लियामेंट में बयान दें। एनजेएसी को नए रूप में रिवाइव करने की बात भी कई दिन से चल रही है। एक और चुनौती है जस्टिस यशवंत वर्मा को ट्रांसफर करने की। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों ने इसे बड़ा इशू बनाया है और उनकी बात सुनने में जस्टिफाइड भी लगती है कि एक जज जिस पर आरोप लगे हैं उसे उसके पेरेंट कोर्ट में कैसे भेजा जा सकता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए, कॉलेजियम के लिए इन सारी बातों के बीच में बैलेंस बनाए रखना मुश्किल काम है। मुझे लगता है चाहे जो भी करना पड़े, जुडिशरी पर लोगों का भरोसा कायम रहना चाहिए। एक जज की वजह से सारे सिस्टम से विश्वास नहीं उठना चाहिए। कल रमजान महीने का आखिरी शुक्रवार है, आखिरी जुमा है। कल अलविदा की नमाज पढ़ी जाएगी। सेंसिटिव इलाकों में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी है, लेकिन इस मौके पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक सियासी चाल चली। देश भर के मुसलमानों से अपील की है कि कल सभी लोग हाथ में काली पट्टी बांधकर रमजान के आखिरी जुमे की नमाज पढ़ें। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ वक्फ बिल ला रही है, इसलिए जुमे की नमाज के दौरान काली पट्टियां बांधकर सरकार के इस फैसले का विरोध किया जाएगा। इस रमजान मुबारक के महीने में जुम्मतुल बया के मौके पर भी आपको अपना एहतजाज दर्ज करवाना है। इस सिलसिले में आपसे दरख्वास्त की जाती है कि अब जुमे की नमाज में जाएं तो अपने दाहिने हाथ में काली पट्टी लगाकर खामोशी के साथ में एहतजाज का मुजाहिरा करते हुए मस्जिद में जाएं और उसकी वीडियो खींचकर भी वायरल करें और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के
सोशल मीडिया डेस्क पर भी भेजने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कि आप इस तहरीक में शामिल होंगे। इसके अलावा मुस्लिम पर्सनल बोर्ड एनडीए में शामिल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर वक्फ बिल का विरोध करने का प्रेशर भी बना रही है। इसीलिए मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू और उनकी पार्टी के नेताओं की तरफ से आयोजित किए जा रहे इफ्तार का बॉयकॉट किया। आज नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की तरफ से पटना में दावते इफ्तार का आयोजन किया गया था। पटना के हज हाउस में हुई इस इफ्तार पार्टी में नीतीश और उनकी कैबिनेट के कई मिनिस्टर, विधायक और एमएलसी पहुंचे। जमा खान, विजय चौधरी, अशोक चौधरी और संतोष सुमन जैसे मंत्री पहुंचे, लेकिन इस इफ्तार पार्टी में मुस्लिम संगठनों के लोग शामिल नहीं हुए। इससे पहले मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार और चिराग पासवान की इफ्तार का भी बॉयकॉट किया था। आज विजयवाड़ा में चंद्रबाबू नायडू ने भी इफ्तार पार्टी दी और मुस्लिम संगठनों ने चंद्रबाबू की इफ्तार पार्टी का भी बॉयकॉट किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद, जमात इस्लामी हिंद और दूसरे संगठन वक्फ बिल के खिलाफ 29 मार्च से आंध्र प्रदेश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। उससे पहले पर्सनल बोर्ड और दूसरे मुस्लिम संगठनों ने मुसलमानों से अपील की थी कि वो विजयवाड़ा में चंद्रबाबू नायडू की इफ्तार पार्टी से दूर रहें और दूसरे जिलों में होने वाली सरकारी इफ्तार पार्टियों में भी न जाएं। आज विजयवाड़ा में चंद्रबाबू नायडू की इफ्तार पार्टी में वैसे तो बहुत धूम दिखाई दी, लेकिन टीडीपी के एक सहयोगी मुस्लिम संगठन के अलावा किसी और मुस्लिम संगठन के लोग चंद्रबाबू की पार्टी में नहीं पहुंचे। नोट करने वाली बात यह कि इंडिया अलायंस के नेता वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की मुहिम की खुलकर हिमायत कर रहे हैं। आज तमिलनाडु विधानसभा में चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ प्रस्ताव पारित करवाने के लिए खड़े हुए। डीएमके सरकार की तरफ से पेश किए गए प्रस्ताव में कहा गया कि यह बिल मुसलमानों के खिलाफ है, इससे माइनॉरिटीज के हकों का हनन होगा, इसलिए केंद्र सरकार वक्फ बिल को वापस ले। प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बीजेपी के विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि वक्फ बिल में बदलाव होगा तो वक्फ बोर्ड की ताकत कम हो जाएगी। इस बिल से देश भर में मुसलमानों ने मोदी की नीयत पर, मोदी सरकार की नीयत पर शक जताया है, इसलिए इस बिल को वापस लेना ही बेहतर होगा। कांग्रेस ने वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ तमिलनाडु के इस प्रस्ताव का स्वागत किया, लेकिन बीजेपी ने आरोप लगाया कि स्टालिन अपनी सरकार की कमियों को छुपाने के लिए वक्फ बिल के खिलाफ प्रस्ताव लेकर आए हैं। तमिलनाडु के असली मुद्दों से इसका कोई लेना देना नहीं है। DMK is rattled, CM is rattled. For the past few days, what are the issues they are taking? They took the language issue. They took the delimitation issue. Now they are taking the Waqf Board issue. In which of these issues, basically people are affected? It is a deviating politics which is happening in Tamil Nadu. You yourself can see what all the issues they have taken. All not people's issue or emotional issue. This Waqf Board issue, already the central government has formed a committee and the process is going on. Why they want to? They want to divide the people in the name of language. They want to divide the people in the name of state. They want to divide the people in the name of religion. वक्फ बोर्ड के इशू को कुछ मौलानाओं ने, कुछ मुस्लिम संगठनों ने शक्ति प्रदर्शन का तरीका बना लिया है। इसीलिए आखिरी रमजान के दिन लोगों से काली पट्टी बांधने को कहा। ये लोग वक्फ कानून की मेरिट पर चर्चा नहीं करते, मुसलमानों को यह कहकर डराते हैं कि कानून आया तो सरकार मस्जिदों और कब्रिस्तानों पर कब्जा कर लेगी। कानून बनाने वाले कहते हैं कि इसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। दूसरी कोशिश है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे नेताओं को डराने की। कुल मिलाकर यह मामला पूरी तरह सियासी हो चुका है और जो पार्टियां मुस्लिम वोटों के आधार पर सियासत करती हैं वो आग में घी डालने का काम कर रही हैं। लेकिन अब तक ये लगता है कि तमाम कोशिशों के बावजूद मुस्लिम संगठन और मौलाना आम गरीब मुसलमान को इस मसले से नहीं जोड़ पाए हैं। एक तरफ विरोधी दलों के नेता ये इल्जाम लगाते हैं कि बीजेपी मुसलमानों से नफरत करती है और दूसरी तरफ ईद के मौके पर बीजेपी
गरीब मुसलमानों को सौगाते मोदी किट बांट रही है। इसे भी दिखावा बताया गया। आज बिहार में सौगाते मोदी का गिफ्ट हैम्पर गरीब मुसलमानों के घर पहुंच गया। पटना में हाईकोर्ट के पास बनी मस्जिद से सौगाते मोदी किट बांटी गई। इस किट को लेने के लिए सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम महिलाएं वहां मौजूद थी। ईद के मौके पर बीजेपी की तरफ से मिल रही मदद पर मुस्लिम महिलाओं ने खुशी जाहिर की। कहा कि मोदी ने ईद के मौके पर उनका ख्याल रखा, अब चुनाव में मुसलमान मोदी का ख्याल रखेंगे। मोदी जी दिए हैं, गरीब के लिए है, साड़ी है, सवाई है, लुंगी है, और क्या है। बहुत बहुत खुशी हुई, मोदी जी दिए हैं। सबके बारे में सोच रहे हैं, गरीब के लिए अच्छा सोच रहे हैं। गरीब के दे रहे हैं। हाँ, गरीब के दे रहे हैं, मोदी सरकार दे रहे हैं। आओ का चीज अच्छा कर रहे हैं। मोदी दे रहा, हम लोग पर ख्याल किया, हम लोग पर निगरानी किया, हम लोग बहुत खुश हो गए हैं। मोदी जी हम लोग बहुत सोच अच्छा किया था, हम लोग बहुत खुशी हैं। रमजान का महीना दे रहे हैं, आखिरी लास्ट महीना में दे रहे हैं, तो सवाब के काम कर रहे हैं। अच्छा चीज है, सुरक्षित है, खुशी का बात है। मोदी के नाम पर वोट डालेंगे? है नहीं डालेंगे, जब इतना हम लोग लिए सोच कर रहा है तो हम कहे हम लोग करेंगे। कीजिएगा तो हम लोग करेंगे, कहे ना देंगे। इतना खाएंगे तो इतना गुण गाएंगे। ख्याल कीजिए मुसलमान पर, बहुत भाई लोग का ख्याल कीजिए, और क्या होगा तो वही वोट देगा। रोजे रमजान का दिन है, हम लोग का अफ्तारी का सामान मिल रहा है, हम लोग का लुंगी साड़ी जो हो रहा है मोदी सरकार दे रहे हैं, उनको अच्छा नाम सुन रहा है तो मिल रहा है। अबर से उनको वोट हम लोग दे सकते हैं। जो भी सोच रहे हैं हम लोग के लिए मोदी सरकार, तो अच्छे सोच रहे हैं हम लोग के लिए, फिर सोच लिए। ऐसा बात नहीं है कि हम लोग कहेंगे कि ना, हम लोग पर फिर ध्यान कर दी मोदी सरकार, वैसा ही आगे बढ़ेगा। कोई सरकार से नाराज नहीं रहता है, उनके काम से नाराज रहता है। सबके बराबर समझना चाहिए कि कौन गरीब है, कौन अपन हिंदू है, कौन मुसलमान, सोच के नहीं चलना चाहिए। एक बात सोचे कि हमारा सब समाज है, वो सब हमारा गरीब हिंदू चाहे गरीब मुसलमान सब वोट देता है। मोदी कैसे प्रधानमंत्री? अच्छा है। हम लोग के बारे फिर सोच रहे हैं। कल पटना में ही वक्फ बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट के दौरान मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने मुसलमानों से बीजेपी और एनडीए का बॉयकॉट करने की अपील की थी। लेकिन आज पटना में सौगाते मोदी किट लेने के लिए भारी संख्या में महिलाएं पहुंची तो बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चे के नेता दानिश इकबाल ने कहा कि जो लोग मुसलमानों के रहनुमा होने का दावा करते हैं उन्हें गरीब मुसलमानों की फिक्र नहीं है। वो सिर्फ वक्फ की प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द करके अपनी जेबें भर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी वक्फ अमेंडमेंट बिल लाकर कमाई का ये जरिया बंद कर रहे हैं, इसलिए पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग बीजेपी को गालियां दे रहे हैं। देखिए, ईद के दिन के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ें होती हैं उसमें नए कपड़े हैं, सेवइयाँ हैं, खुशबू है, शक्कर है, इस तरह की चीज़ें हैं जिससे कि ईद के दिन की खुशी जो है वो उसका इजहार कर सके, उनके घर में खुशहाली आ सके। देख रहे हैं कितनी संख्या में यहाँ पे जो हमारी बहनें हैं, मुस्लिम गरीब महिलाएं हैं, वो सब आई हैं, उनके घर में ईद की खुशी हो, इसलिए ये सब हम लोग दे रहे हैं। जो लोग बाइकआउट कर रहे हैं, जो लोग वक्फ बोर्ड का विरोध कर रहे हैं, उनको इन लोगों का चेहरा दिखाइए, इन लोगों के कपड़े दिखाइए, ये मजलूम औरत, ये बेवा मिस्किन औरत का चेहरा दिखाइए। वक्फ बोर्ड इनके लिए बना था और वो दलाल खा रहे थे, उसकी दलाली कर रहे थे। तो बताइए कि ये वक्फ बोर्ड इनके लिए है और सरकार इनको दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन आरजेडी के नेता भाई वीरेंद्र ने कहा सौगाते मोदी बीजेपी का नया ड्रामा है, फोटो ऑप के लिए है, पॉलिटिकल स्टंट है। अगर किट लेने आई महिलाओं का बैकग्राउंड चेक कर लिया जाए तो सब की सब हिंदू निकलेंगी। देश में हिंसा आप फैलाइएगा, नफरत पैदा आप कीजिएगा और फिर दोनों को गला लगाना चाहेगा तो नफरत जिससे फैलाए हैं वो आपसे गला मिलेगा कभी? ये राजनीतिक चाल है, चूंकि बिहार में चुनाव है, राजनीतिक स्टंट है और हिंसा फैलाने वालों को कभी उगला नहीं लगाने वाला लोग। तो ऐसा कीजिएगा, आप जांचिएगा, उसमें सब हिंदू निकलेगा, मुस्लिम का भेष बनाकर उसमें हिंदू सब होगा। बीजेपी वाला यही खेल खेलता है, क्योंकि बीजेपी का काम है नफरत पैदा करना, हिंसा पैदा करना और जुमला बोलना। ये मोदी का जुमला है और जुमला ही उसका ये है, ये भी जुमला ही है। मुसलमानों के करीब पहुंचने की बीजेपी की इस कोशिश का असर महाराष्ट्र में भी दिखाई दिया। उद्धव ठाकरे ने कहा बटेंगे तो कटेंगे का नारा लगाने वाले अगर ईद पर मुसलमानों को सौगात बांटेंगे तो हिंदुओं के मंगलसूत्र की रक्षा कौन करेगा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी को यह बताना चाहिए
कि ये स्कीम सिर्फ बिहार चुनाव के लिए है या फिर बीजेपी ने सत्ता के लिए हिंदुत्व को छोड़ दिया है। भाजपा ने एक बार ऐलान करना चाहिए कि उन्होंने हिंदुत्व को आखिर छोड़ ही दिया। फिर इतने दिन इतने सालों तक जो हिंदू मुस्लिम उन्होंने लड़ाई और कुछ लोगों की तो जान भी गई, बुलडोजर चलाए गए, तो उनके घर पर ये सौगात लेके कौन जाने वाला है, ये भी उन्होंने वो भी जाहिर करना चाहिए। जब शिवसेना को मुस्लिम समाज ने भारी मतदान किया तब इन्होंने एक ऐसी अफवाह फैलाई कि ये सत्ता जिहाद है। तो अब ये सत्ता है क्या सौगात सत्ता नहीं तो दूसरा क्या है? ये सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और इसका एक उदाहरण है। एक तो उन्होंने जाहिर करना चाहिए कि उन्होंने आखिर हिंदुत्व छोड़ ही दिया और नहीं तो ये सब नौटंकी है, सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए। जैसे अभी बिहार की इलेक्शन आ रही है, उनके साथ नीतीश कुमार है, तो क्या जवाब देंगे वो? नीतीश वहाँ बिहार में करके दिखाओ ना। एक तो उनको आप सौगात दे दो, नहीं तो बिहार में भी कहो कि हम नमाज नहीं पढ़ने की, कुछ तो करो। उद्धव ठाकरे को जवाब दिया महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने। बावनकुले ने कहा कि उद्धव हिंदू मुसलमान को वोट की नजर से देखते हैं, इसलिए उन्हें बीजेपी की कोशिश में चुनावी चाल दिखाई दे रही है। बावनकुले ने कहा कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, बीजेपी सिर्फ उन लोगों का विरोध करती है जो हिंदुस्तान में रहते हैं लेकिन गाना पाकिस्तान का गाते हैं। मुस्लिम समाज के खिलाफ कुछ हम है नहीं। हमारी भूमिका है इस देश में रहने वाला और पाकिस्तान की बात करने वाला व्यक्ति हमारे खिलाफ है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने जो वोटों के लिए राजनीति की है वो अलग राजनीति है। हमारी ये राजनीति वोटों के लिए नहीं है। उद्धव ठाकरे वोटों की राजनीति में उनके रैलियों में पाकिस्तान का ध्वज फहरता है, ये प्रॉब्लम है। भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व है ने इस देश में रहने वाला, हिंदुस्तान की बात करने वाला हर व्यक्ति हमारा हिंदू है, उसके लिए हम काम करते हैं। और उद्धव ठाकरे उनके लिए काम करते हैं जो उनको रैली में पाकिस्तान की ध्वज फड़काने वाले लोग मिलते हैं। इसलिए उनका जो है समर्थन वो देश के खिलाफ जो काम करने वालों को है, हमारा समर्थन इस देश में रहने वाले और इस देश की बात करने वाले हर मुस्लिम को है। ईद के मौके पर मुस्लिम भाई बहनों को सौगाते मोदी पर विरोधी दलों के नेताओं ने जिस तरह के रिएक्शन दिए, उसे देखकर लगता है कि बीजेपी अपने मकसद में कामयाब हो गई, तीर निशाने पर लगा। कोई कह रहा है ये इलेक्शन के लिए है, कोई कह रहा है कि गिफ्ट लेने वाले सारे हिंदू निकलेंगे, कोई कह रहा है कि मोदी ने हिंदुत्व छोड़ दिया है। गजब का कंफ्यूजन है। अच्छी बात यह है कि जिन गरीब लोगों को ईद के मौके पर सौगात मिली वो खुश हैं। वोट दें या न दें, ईद का त्यौहार खुशी से मनाएं, ये काफी है। नवरात्र के दौरान मीट शॉप को बंद रखने की मांग भी आज बड़ा सियासी मुद्दा बनी। दिल्ली के बाद अब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी बीजेपी के नेताओं ने नवरात्र में मीट की दुकानों को बंद करने की मांग की है। दिल्ली में त्रिलोकपुरी के विधायक रविकांत उज्जैनवाल ने डीएम को चिट्ठी लिखकर कहा कि हिंदुओं की आस्था का ख्याल रखते हुए नवरात्र में मीट की दुकानें न खोली जाएं। प्रशासन इसका निर्देश दुकानदारों को दे। और इसके बाद बीजेपी के एक और विधायक करनैल सिंह ने यह मुद्दा विधानसभा में उठाया। उन्होंने सड़क पर बिना लाइसेंस मीट बेचने वालों पर एक्शन लेने की मांग की। तो दिल्ली सरकार के मिनिस्टर प्रवेश वर्मा ने कहा कि अधिकारियों को ये निर्देश दिए जा चुके हैं कि दिल्ली में अब बिना लाइसेंस के मटन की दुकान नहीं चलेगी। इस तरह की सभी दुकानों को तुरंत बंद कराया जाएगा। माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे नवरात्रे आ रहे हैं और दिल्ली की जगह जगह फुटपाथों पर जो मीट बेचा जा रहा है, जिससे हमारी आस्था को भी ठेस पहुंचता है, और दुकानों पर खुले तौर से जिनके पास लाइसेंस भी नहीं है, मैं मंत्री जी को अनुरोध करूंगा कि इसका संज्ञान लेकर के कम से कम जो पटरियों पर मीट बेचा जा रहा है उसको इमीडिएटली बंद किया जाए। अध्यक्ष जी, सारे अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। कोई भी मांस मच्छी वाला दिल्ली में इलीगल बैठा हुआ है तो उसको तुरंत हटाने का निर्देश हमने दे दिया। नवरात्र में मीट बैन की मांग को लेकर हिंदू संगठनों के नेता पूरी दिल्ली में कैंपेन चला रहे हैं। शकरपुर में हिंदू संगठन और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बाजारों में घूम घूमकर
बटन शॉप चलाने वाले और नॉनवेज डिशेज सर्व करने वाले होटल्स के मालिकों से अपील की कि वो खुद ही नवरात्र में अपनी दुकानें बंद रखें, हिंदुओं की आस्था का सम्मान करें। लेकिन आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के इस कैंपेन को नौटंकी करार दिया। संजय सिंह ने कहा, अगर बीजेपी सरकार में हिम्मत है तो सभी होटल्स, सभी रेस्टोरेंट्स में नवरात्र के दौरान नॉनवेज डिशेज परोसने पर बैन लगा दें। अरे भाई, ये दिल्ली है, यहाँ तमाम देशों की एम्बेसीज हैं, वहाँ पे मीट बनता है, मुर्गा बनता है, वहाँ मछली बनती है। यहाँ तमाम राज्यों के गेस्ट हाउस है, वहाँ मीट मुर्गा मछली बनती है। KFC की दुकानें हैं, भाजपाइयों के रेस्टोरेंट हैं, बंद कराओ ना मीट मुर्गा। अच्छा, नवरात्रि में शराब की दुकानें क्यों खुली रहेंगी? बंद कराइए शराब की दुकानें। और एक तरफ मोदी जी सौगातें मोदी बांट रहे हैं। भाई, आखिर रेखा गुप्ता जी को भी तो किट लेके जाना पड़ेगा ना। करनैल सिंह और जो भी इनके विधायक हैं उनको भी जाना पड़ेगा। मोदी जी का किट लेके लोग नहीं जाएंगे ईद के मौके पे। तो एक तरफ तुम्हारे नेता सौगातें मोदी बांट रहे हैं, एक तरफ तुम्हारे नेता RSS के लोग जो है वो इफ्तार पार्टी का आयोजन कर रहे हैं। रेखा गुप्ता जी हज कमेटी के इफ्तार पार्टी में शामिल हो रही हैं, NDA के नेता इफ्तार पार्टियों का आयोजन कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी वाले गाली दे रहे हैं। तो गले लगाना है कि गाली देना है, लोग तय कर लें। हालांकि दिल्ली सरकार ने नवरात्र में मटन शॉप्स को बंद करने का फिलहाल कोई फैसला नहीं किया है, लेकिन यूपी में ये फैसला ऑन द स्पॉट हुआ। आज हापुड़ में उत्तर प्रदेश सरकार के मिनिस्टर कपिल देव अग्रवाल मीडिया से बात कर रहे थे, योगी सरकार की 8 साल की उपलब्धियां गिना रहे थे। इसी दौरान उनसे नवरात्र में मीट शॉप बंद करने को लेकर सवाल पूछा गया। कपिल देव अग्रवाल कुछ देर रुके, फिर बगल में बैठे अफसरों को आदेश दिया कि नवरात्र के दौरान हापुड़ में मीट की कोई दुकान नहीं खुलनी चाहिए। बटन शॉप चलाने वाले समझाने से मान जाएं तो ठीक, वरना सख्ती करिए, लेकिन मटन की शॉप खुलनी नहीं चाहिए। नवरात्र आ रहे हैं तो मीट की दुकानों के लिए क्या सरकार की तरफ से आदेश जारी हुआ? नवरात्रों में कुछ निर्देश है क्या? कुछ निर्देश है? बंद कराइए उसको, बंद कराइए सकते। 9 दिन में नवरात्रों में कोई मीट की शॉप नहीं खुलेगी, ठीक है ना? सत्य कराइए, उनको बुला के बात करिए, ठीक है ना? मीट शॉप्स को बंद करने की मांग मध्य प्रदेश में भी उठी है। बीजेपी के कई विधायकों ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर नवरात्र के दौरान मटन शॉप्स को बंद कराने की मांग की। मुझे लगता है कि ये हिंदू समाज की भावनाओं से जुड़ा मामला है, इसलिए मांग तो गलत नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल मीट की दुकानें चलाने वालों को डराने धमकाने के लिए नहीं होना चाहिए। इसे हिंदू मुसलमान का इशू नहीं बनाना चाहिए। मीट की दुकानें बंद करने का फैसला आपस में बात करके हो सकता है, एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं को समझकर हो सकता है। इसमें न तो किसी की रोजी रोटी जाने का सवाल है और न ही कानून और पुलिस को बीच में लाने की जरूरत पड़नी चाहिए। आज अखिलेश यादव के एक बयान को लेकर भी खूब बयानबाजी हुई। अखिलेश यादव ने कहा उन्हें सुगंध पसंद है, इसलिए यूपी में जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने कन्नौज में इत्र पार्क बनवाया था, लेकिन बीजेपी को दुर्गंध पसंद है, इसलिए योगी गौशाला बनवा रहे हैं। अखिलेश के इस बयान को बीजेपी के नेताओं ने सनातन विरोधी बताया। कहा कि अखिलेश खुद को यदुवंशी बताते हैं, लेकिन उन्हें गाय और गोबर से नफरत है। संबित पात्रा ने कहा कि अखिलेश यादव का यह बयान सनातन से उनकी नफरत का सबूत है। बीजेपी नेताओं की बात मैं आपको सुनाऊं, इससे पहले आपको अखिलेश यादव का वो बयान दिखा देता हूं जिसको लेकर आज समाजवादी पार्टी के नेताओं को एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़ी। समाजवादी लोग हैं, विकास खुशहाली चाहते हैं। कन्नौज में रहकर के हम लोगों ने भाईचारे की सुगंध दी है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी नफरत की दुर्गंध है। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूँगा, ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो, जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। बताइए, ये सांड पकड़ रही है सरकार के नहीं पकड़ रही है? आप खुद जानते होंगे। नहीं पकड़ रही है, उसका भी पैसा खा जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सुगंध पसंद करने वाले लोग हैं, इसलिए परफ्यूम पार्क बना रहे हैं। ये दुर्गंध वाले लोग हैं, ये दुर्गंध वाले लोग हैं।
अखिलेश यादव के इस बयान को बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने सनातन विरोधी करार दिया। संबित ने कहा, जिन लोगों को गौ माता से दुर्गंध आती है, जो लोग सनातन का विरोध करते हैं, उन्हें हिंदुस्तान में राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें किसी ऐसे मुल्क में जाना चाहिए जहां ऐसी बातों को बर्दाश्त किया जाए, क्योंकि हिंदुस्तान में तो इस तरह के बयान सहन नहीं किए जाएंगे। अखिलेश यादव जी ने एक बहुत ही भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को दुर्गंध पसंद है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी गौशाला का निर्माण करा रही है, और समाजवादी पार्टी को सुगंध पसंद है, इसलिए हम इत्र बनाते हैं। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि इन लोगों को सनातन से लगाव नहीं है, सनातन विरोधी है। और मैं तो कहूँगा, अगर हिंदुस्तान में रह के सनातन से विरोध करते हो, हिंदुस्तान से रह के सनातन से आपको दुर्गंध आती है, हिंदुस्तान में रह के गौ माता से आपको दुर्गंध आती है, तो हिंदुस्तान में राजनीति बंद कर देनी चाहिए। वह भूमि ढूंढनी चाहिए जहां पर आप सनातन का अपमान कर सकते हो और वह देश सहेगा। यह देश सनातन का अपमान नहीं सहेगा। यह देश साधु संतों में नंदी देखती है जो शिव को धारण करके चलते हैं, और यह देश गौ में माता देखती है और चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करती है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव को न गौ माता में आस्था है, न सनातन से लगाव है। उनकी आस्था सिर्फ वोटों पर है, और इसके लिए वो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। अखिलेश यादव जैसे लोग वोट के खातिर कुछ भी कर सकते हैं। जरूरत पड़े तो नमाज तो पढ़ना शुरू ही कर दिया है। जिस गाय को हिंदू पूजता है उनको दुर्गंध आता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। हिंदू आस्था को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा रहे हैं। उन्हें वोट की आस्था है, उन्हें धर्म की आस्था नहीं। अखिलेश यादव ने गौशाला का मजाक क्यों उड़ाया, ये समझना मुश्किल है। वो तो यादव समाज से आते हैं, उन्हें तो गाय को पालने वाला, गाय को माता मानने वाला कहा जाता है। ऐसा लगता है कि अपने इत्र की सुगंध को लेकर डायलॉग मारने के चक्कर में अखिलेश गौशाला की दुर्गंध की बात कह गए, और उन्होंने बीजेपी को अच्छा खासा मौका दे दिया। गौ माता को सनातन परंपरा से जोड़ने का अवसर दे दिया। सच यह है कि भारतीय समाज में गाय का सम्मान है, गाय की पूजा होती है, गाय के दूध, गोबर, मूत्र सबको उपयोगी माना जाता है। इसलिए अखिलेश को ऐसा कमेंट करने से पहले सोचना चाहिए था। आज भुवनेश्वर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया, पुलिस पर हमला किया। असल में कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर कल कांग्रेस के विधायकों ने असेंबली में नारेबाजी की थी, काले झंडे लहराए थे, और उसके बाद स्पीकर ने कांग्रेस के 14 विधायकों को सस्पेंड कर दिया था। एमएलएस के सस्पेंशन से नाराज कांग्रेस के नेताओं ने आज विधानसभा घेराव की कॉल दी थी। विधानसभा से कुछ ही दूरी पर प्रदर्शन होना था, सड़क पर मंच भी तैयार था। जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस के बैरिकेड सामने थे। प्रदर्शनकारियों ने पहले तो बैरिकेड्स गिराए, इसके बाद पुलिस ने लाठी चलाई तो प्रोटेस्टर्स ने पुलिस पर पत्थर बरसाए, फिर कुर्सियां फेंकनी शुरू की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हमले में 15 पुलिस वाले घायल हुए हैं, जिसमें पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रही थी। वाटर कैनन और टीयर गैस का इस्तेमाल करके प्रोटेस्टर को पीछे हटने को मजबूर किया था। विधानसभा में मारपीट की तस्वीरें, विधानसभा के बाहर कुर्सियां चलाने की तस्वीरें चिंता में डालने वाली हैं। जिन्हें लोग चुनकर भेजते हैं कानून बनाने के लिए, वो खुद कानून और विधानसभा का मजाक बनाएं तो देश कहां जाएगा। आज जम्मू कश्मीर से बहुत खूबसूरत तस्वीरें आई हैं। श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन आज आम लोगों के लिए खोल दिया गया। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने ट्यूलिप फेस्टिवल का उद्घाटन किया। डल लेक और जबरवान हिल्स के बीच ये ट्यूलिप गार्डन 50 हेक्टेयर एरिया में फैला हुआ है। इस बार यहां 74 किस्मों के 17 लाख ट्यूलिप के पौधे लगाए गए हैं। दूर दूर तक रंगीन ट्यूलिप दिखाई दे रहे हैं। इनकी खूबसूरती देखकर हर कोई दंग रह गया। ट्यूलिप गार्डन खुलने से पहले यहां सैलानियों की भीड़ लग गई है।
ट्यूलिप गार्डन पिछले कुछ साल में श्रीनगर का बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना हुआ है। पिछले साल यहां देश विदेश से करीब 4.5 लाख टूरिस्ट आए थे। इस बार उम्मीद है कि यह रिकॉर्ड टूट जाएगा। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात कल रात 9 बजे होगी।